ये आवाज एट 9 वक्त है बड़ी खबरों का। आज ये तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था किस करवट बैठेगी। अमेरिका का सेंट्रल बैंक आज इस बात का ऐलान कर सकता है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में डॉलर डालने के अपने कार्यक्रम में कटौती कर सकता है। कटौती की आशंका सबको है, पर नजर इस बात पर होगी कि ये कटौती कितनी होगी। इधर वित्तीय घाटे के पहाड़ के नीचे दबी सरकार अब बचत करने की बात कर रही है। सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान किया गया है, जिसमें नई कारें न खरीदने से लेकर 5 सितारा होटलों में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों तक को बंद करने की बात कही गई है। अब कितनी बचत होगी, ये देखने वाली बात है। इधर प्याज को लेकर सरकार के रवैये का क्या कहना। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि सरकार तो प्याज बेचने का काम नहीं करती, तो कृषि मंत्री का कहना है महंगा प्याज तो अच्छा है क्योंकि इससे किसानों को फायदा हो रहा है। अब इन बयानों पर हंसा जाए या रोया, ये समझ में नहीं आता। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपके साथ मैं हूं विपिन और मेरे साथ हैं तमन्ना। बिल्कुल विपिन, पता नहीं कौन हंस रहा है लेकिन आदमी तो रो ही रहा है। प्याज को लेकर बहुत सी और खबरें हैं आज आवाज एट 9 में, आइए डालते एक नजर। शेयर बाजार को फेड से ज्यादा सख्त फैसले की आशंका नहीं, सेंसेक्स निफ्टी में 1% की तेजी। दिल्ली में चौथी बार भी शीला दीक्षित की सरकार बनने के आसार। आम आदमी पार्टी लगाएगी बीजेपी के वोट में सेंध। हिंदुस्तान टाइम्स के वोटर्स के ओपिनियन पोल के नतीजे। एनएससीएल मामले में मायाराम कमेटी ने रिपोर्ट को आखिरी रूप दिया। माना कई नियम तोड़े लेकिन दूसरे एक्सचेंजों पर असर पड़ने का अंदेशा नहीं। The FIPB clearance is not taken place yet because there are a number of conditions that have to be met. जेट एहतियात डील पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का दिखा असर। कोर्ट ने सौदे को रेगुलेटरी मंजूरी से जुड़े सवालों के जवाब मांगे। एयर एशिया पर भी स्वामी की आपत्तियों को दर्ज किया। कभी भी फट सकता है रियल्टी सेक्टर का बुलबुला। मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में गिरे प्रॉपर्टी के दाम। आगे प्रॉपर्टी कीमत और घटने के आसार। स्मार्टफोन के बाजार में सोनी ने भी पेश किया अपना लेटेस्ट Xperia Z1। कम रोशनी में भी अच्छी तस्वीर खींचने की सुविधा। कीमत 45,000 रुपए। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के बाजारों का अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम का अच्छा फायदा हुआ है। फेड ने अतिरिक्त डॉलर छापे और भारत समेत तमाम देशों में उसका निवेश हुआ। लेकिन अब फेड अपने इस प्रोग्राम को समेटने जा रहा है। लेकिन क्या इस प्रोग्राम को जल्दबाजी में बंद किया जाएगा या फिर धीरे धीरे? आज पूरी दुनिया यही जानना चाहती है। आज रात 11:30 बजे फेड की बैठक शुरू होगी। फेडरल रिजर्व की 2 दिन की बैठक का आज आखिरी दिन है। इस बैठक में फेड QE3 में 10 अरब डॉलर कटौती का फैसला ले सकता है। तो आज QE3 घटाने पर फेड क्या फैसले ले सकता है, हमारे बाजारों को क्या डर सता रहा है, शेयर बाजार में आज का दिन कैसा रहा, इन सब की डिटेल्स लेने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हेमंत घई। हेमंत, तो सबसे पहले कि आज जो QE3 के बारे में ऐलान कर सकते हैं बेन बर्नान के, वहां पर क्या बात बोल सकते हैं और सभी बाजारों की नजर किस बात पर है? देखिए, सब जानना चाहते हैं, दुनिया भर के बाजार जानना चाहते हैं कि टेपरिंग होगी तो कितने अरब डॉलर की टेपरिंग होगी। और कंसेंसस बन चुका है कि शायद 10 से 15 अरब डॉलर पर मंथ इस बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम में कटौती हो सकती है। 85 बिलियन डॉलर पर मंथ का बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जारी है काफ़ी समय से। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े निकल कर आए हैं, उससे यही लगता है कि 10 से 15 अरब डॉलर तक की कटौती ये मुमकिन है। और दरअसल बाजारों ने ये फैक्टर इन भी कर लिया है, यानी इतनी कटौती होती है तो बाजार गिरेंगे नहीं, बल्कि हो सकता है यहाँ से उछाल देखने को मिले। लेकिन ज़्यादातर जानकार यही बता रहे हैं कि हो सकता है ये कटौती इस महीने नहीं दिसंबर में शुरू हो सकती है। यानी बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम की कटौती दिसंबर तक अगर शुरू होती है इस कटौती का सिलसिला, तो ये शायद अच्छा हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए भी और दुनिया भर के बाजारों के लिए भी। टेपर लाइट सिनेरियो हो सकता है क्योंकि बेन बर्नान के बाजार के में अच्छे काम करने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी समय से जाने गए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराहट इस समय नहीं है। वेट एंड वॉच का मोड ज़रूर है लेकिन इतनी घबराहट जैसा आलम नहीं है। 2008 से अब तक अमेरिका में 0 इंटरेस्ट रेट के करीब रखा गया है और माना यह भी जा रहा है कि बेन बर्नान के साहब इस बार इसी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को आगे जारी रख सकते हैं और वो भी 2015 तक
0% इंटरेस्ट रेट का सिलसिला जारी रह सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। $85 बिलियन बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम में से $45 बिलियन पर मंथ के बॉन्ड बाइंग जो होते हैं वो यूएस ट्रेजरी में होते हैं और बाकी $40 बिलियन के मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज में होते हैं। और माना यही जा रहा है कि अब भी ट्रेजरीज ज्यादा खरीदता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए आप देखिए यहां पर ज्यादा घबराहट जैसा आलम नहीं है, ना भारतीय बाजारों में ना ही एशियाई बाजारों में भी। लेकिन अमेरिकी बाजारों में क्या हो रहा है हेमंत, क्योंकि दुनिया भर तो देख ही रही है कि क्या होगा इस बैठक के बाद। अमेरिका में किस तरह की ओपनिंग रही है? बिल्कुल 2.5 घंटे बचे हैं और यहाँ पर ट्रेडर्स अमेरिका में इस समय इंतजार कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि 2.5 घंटे बाद किस तरह के बयान वहां पर निकल कर आते हैं। इसीलिए वेट एंड वॉच का मोड वहां पर अपनाया जा रहा है। लेकिन आप इस समय भी आप देख सकते हैं 1/4% की गिरावट देखने को मिल रही है, मात्र 36 अंक नीचे और नैस्डैक बिल्कुल सपाट सा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यूरोपीय बाजारों पर नजर डालिए, यहाँ पर कुछ हरियाली देखने को मिली थी और खासकर जब भारतीय बाजार कारोबार कर रहे थे तो यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही थी। अब भी देखिए आधा % ऊपर ये बाजार कारोबार करते हुए नजर आ रहा है और भारतीय बाजारों ने भी दिन के हाईज पर जाकर क्लोजिंग दी है और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कोई खराब खबर वहां से निकल कर नहीं आई। जी हेमंत, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो यहाँ पर नज़र होगी बाज़ारों पर किस तरीके से अमेरिकी बाज़ार यहाँ बिहेव करते हैं और आगे कुछ ही देर बाद QE3 पर क्या फैसला होगा वो भी पता चल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी कटौती के ही हालांकि संकेत मिल रहे हैं। ओबामा ने आज कहा कि उनकी नीतियों से देश की इकोनॉमी सुधर रही है और वित्तीय घाटा लगातार कम हो रहा है। ओबामा के इस बयान से साफ समझ आ सकता है कि आज फेड QE3 में कटौती का फैसला ले सकता है। Our deficits are coming down very fast. In fact, the IMF and other international organizations that had cautioned us previously about our deficits are actually now concerned that we're bringing our deficits down too fast. That's the assessment of the economists. On the current trajectory that we're on, and if we were to pass the budget that I put forward, our deficits would continue to go down. और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर रखने वाले हैं। जिन जानकारों से बात कर रहे हैं उनका भी मानना है कि फेड बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम में धीरे-धीरे ही कटौती होगी। This is just not a one-off event which we can then sit back and do nothing about. Unless we're saying the US is going to take a double dip in terms of its growth, then for sure over the next year and throughout 2014 we're going to see rates harden in the US towards 3% plus, and that means a stronger dollar and probably a stronger oil price. I think they'd almost like to do as much as they can get away with. I think that they'll be more aggressive than less aggressive, say 15 to 20 billion, which still puts you, as you say, buying 70 billion or 65 billion a month. I think that in order to soften that blow, that they might stiffen up their forward guidance a little on when they would raise the Fed funds. आज भारतीय बाजारों को फेड से किस सख्त फैसले की उम्मीद नहीं थी और इसी के चलते आज बाजार बंद होते होते 1 से 1.5% तक चढ़ गए। 4 दिनों से बाजारों में अच्छा खासा उतार चढ़ाव और कंसोलिडेशन का माहौल है, लेकिन आज फेड की मीटिंग का नतीजा आने से पहले बाजारों में अच्छी मजबूती आती हुई दिखी, जो कि एक पॉजिटिव संकेत कहा जा सकता है। दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास सेंसेक्स और निफ्टी बंद होने में कामयाब रहे। शुरुआत थोड़ी सी सुस्ती और वॉलेटिलिटी के साथ हुई थी, लेकिन मिड कैप शेयरों ने सुबह से मजबूती दिखाई थी। ये अलग बात है कि दिन खत्म होते होते मिड कैप शेयरों में तेजी उतनी नहीं दिखी, लेकिन दिग्गज शेयर सेंसेक्स और निफ्टी आखिरी 1 घंटे में अच्छी खासी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए यहाँ पर काफी 1% की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। आज की तेजी को लीड करने का काम किया फिर से बैंकिंग शेयरों ने और खासतौर से PSU बैंक्स में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। SBI के नेतृत्व में आप देख सकते हैं सारे बैंक्स आज मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखे। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी लगातार खरीदारी का सिलसिला बरकरार है और आज भी एक्सिस यस और इंडसइंड जैसे शेयरों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी को काफी सहारा मिला हेवी वेट से, FMCG शेयरों से। HUL और ITC जैसे शेयरों में 2% के आसपास की तेजी होती हुई नजर आई। वहीं पावर शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। NTPC और टाटा पावर 2% की बढ़त के साथ 3% की बढ़त के साथ बंद होते हुए नजर आए। निफ्टी पर दूसरे शेयरों का जिक्र करें जहां पर मजबूती अच्छी थी। DLF पर आज कुछ FIs की तरफ से बाय रिपोर्ट आती हुई दिखी। 4% स्टॉक ये उछल गया। ग्रासिम और IDFC के लिए भी एक अच्छा दिन था। वहीं भेल में लगातार कमजोरी का सिलसिला बरकरार है।
आज भी कमजोरी दिखी। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर कमजोर बंद हुआ। कच्चे तेल के दाम जिस तरह से तेजी से गिरे कि इन इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं सेसागौर, एनएमडीसी जैसे शेयरों में भी आज दबाव साफ दिखा। लेकिन खबरों के दम पर जिन शेयरों में बड़ा एक्शन दिखा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जो कल काफी तेजी से गिरा था, आज अपने काफी नुकसान को रिकवर करता हुआ दिखा। वहीं एमसीएक्स में काफी तेज गिरावट देखने को मिली। एसकेएस माइक्रो, यहाँ पर इनकी रेटिंग एजेंसीज ने कुछ रेटिंग अपग्रेड किए, उसके बाद स्टॉक में 8% की तेजी आई। डेन नेटवर्क में गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट को मंजूरी मिली है, ये स्टॉक भी मजबूती के साथ बंद हुआ। पीसी ज्वेलर्स इस खबर पर उछला कि सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% बढ़ाई, उसका फायदा इस शेयर को मिला। वहीं मुथूट फाइनेंस और मनापुरम जनरल फाइनेंस, ये दो ऐसे स्टॉक है जहां पर आरबीआई की तरफ से गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों पर जो सख्ती की जा रही है, उसका असर लगातार दूसरे दिन दिखा और ये शेयर कमजोरी के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। और फिस्कल डेफिसिट पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने भारी कटौती करने का फैसला किया। और एनएससीएल मामले पर रिपोर्ट में नियमों का उल्लंघन सामने आया। 5वीं बार डिफॉल्ट के बाद निवेशक पहुंचे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास। वित्तीय घाटा कम करने के लिए सरकार ने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया है। अपने बचत अभियान को शुरू करते हुए आज वित्त मंत्रालय ने हर मंत्रालय और विभाग को गैर योजनागत खर्च 10% घटाने का निर्देश दिया है। ब्याज, वेतन और रक्षा खर्च को इस कटौती से बाहर रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने नई गाड़ियों की खरीद, नए पदों को बनाने पर भी रोक लगा दी है। 1 साल से ज्यादा वक्त से खाली पड़े पद भी फिलहाल नहीं भरे जाएंगे। सरकारी अफसरों की विदेश यात्रा पर भी लगाम लगाई गई है। 5 स्टार होटलों में कॉन्फ्रेंस और सेमिनार पर पूरी तरह से रोक लग गई है। सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अब तभी होंगे जब बहुत जरूरी होगा या फिर उसके किसी व्यापार से वास्ता होगा। अपने इन्हीं तरीकों से खर्च घटाकर इकोनॉमी दुरुस्त कर लेने का यही भरोसा आज आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम में भी दिखा। उनका मानना है कि देश के आर्थिक हालात उतने खराब नहीं हैं जितना दिखाया या बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट घाटे का डर गैर वाजिब है और सरकार वित्तीय घाटे को भी टारगेट से काफ़ी कम रखकर चौंकाएगी। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ मिसालें भी दी। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में FIIs का निवेश 70% तक बढ़ गया है। Today I would like to urge you to have a relook at the entire economic scene in India, for you to believe that government does take tough decisions, can take tough decisions, and will take tough decisions when required, and we would continue to push for growth. सरकार मानती है कि NSCL मामले का दूसरे कमोडिटी एक्सचेंजों और बैंकिंग सिस्टम पर असर नहीं पड़ेगा। ये बात अरविंद मायाराम कमेटी की एक्शन रिपोर्ट से निकलकर सामने आया है। आज रिपोर्ट पेश होनी थी मगर अब इसे शनिवार को पेश किया जाएगा, लेकिन हमें इसकी खास बातें पता चली है। रिपोर्ट कहती है कि NSCL संकट एक्सचेंज के नियमों को नहीं मानने के कारण खड़ा हुआ है। मायाराम कमेटी ने कहा है कि जिन नियमों का उल्लंघन हुआ है उनके मुताबिक ही कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने साफ कहा है कि NSCL संकट का असर दूसरे कमोडिटी एक्सचेंजों पर नहीं पड़ेगा। MCX पर जिग्नेश शाह का कंट्रोल कम हो सकता है। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि MCX में फाइनेंशियल टेक का सिर्फ एक बोर्ड मेंबर होगा। अभी एक्सचेंज के बोर्ड में FT के 4 सदस्य हैं। FMC के नए नियम के मुताबिक शेयर होल्डिंग के हिसाब से एक्सचेंज के बोर्ड मेंबर होंगे। अभी MCX में फाइनेंशियल टेक की 26% हिस्सेदारी है और इसके 14 बोर्ड मेंबर्स में से 7 इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स को छोड़ दें तो बाकी के 7 मेंबर्स में से 4 फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के हैं। अब नए नियमों के हिसाब से MCX में 1 मेंबर FT का होगा। साथ ही FMC बोर्ड मेंबर्स को अगले 1 हफ्ते फिट एंड प्रॉपर गाइडलाइंस मामले में कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। प्याज के दामों से दिक्कत है तो व्यापारी से पूछो, सरकार से नहीं। कपिल सिब्बल ने कहकर महंगे प्याज के मसले से पल्ला झाड़ा। आखिर क्यों कंफ्यूजन में है सरकार प्याज को लेकर और क्या जिम्मेदारी बनती है, इन सब पर बात करेंगे JNU के प्रोफेसर हिमांशु से इस ब्रेक के बाद। प्याज की आसमान छूती कीमतों से आम आदमी चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो, लेकिन इससे सरकार को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कृषि मंत्री हो या खाद्य मंत्री, इनके बयानों से कम ऐसा नहीं लग रहा कि इन्हें किसी की चिंता है।
ये हैं देश के कृषि मंत्री शरद पवार। सरकार किसी की भी रहे, इन्हें सिर्फ कृषि मंत्रालय से मतलब है। पूरा देश प्याज के आंसू रो रहा है, लेकिन मंत्री जी की नजर में किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है। प्याज महंगी हो रही है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों को मिल रहा है। ऐसे में इस पर शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जी का जरा अर्थशास्त्र देखिए। इनको शायद पता नहीं कि देश में कितने किसान प्याज की खेती करते हैं और कितने प्याज खरीद कर खाते हैं। समय रहते अगर प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग गई होती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। एक्सपोर्ट पर पाबंदी की मांग को इन्होंने ये कहकर खारिज कर दिया कि इससे विदेश में भारत की छवि खराब होगी। लेकिन अब तो प्याज इंपोर्ट करना पड़ रहा है। सरकार में प्याज को लेकर कितना मतभेद है, ये केवी थॉमस के बयान से साफ हो जाता है। ये खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। कुछ ही दिन पहले ये देशवासियों को भोजन की गारंटी देने का कानून पास करा चुके हैं। Sometimes maybe in Delhi it has gone up, but as a last 1 week, the prices were not going up in the case of Only, slightly coming down, getting stabilized. But all of a sudden, last 3-4 days, the prices have gone up. So we have asked the state government to look into this matter, and we have given MEP price has been enhanced. Further, if it is needed, we enhance the MEP price. We have also taken a decision to import onion through the NAFED if it is needed, and state government should see that more onions should come to the capital cities. अगर प्याज का ये रायता काफी नहीं था तो इस बीच आ पहुंचे कपिल सिब्बल। मामला किसी भी विभाग से जुड़ा हो, ये मंत्री जी बोलेंगे जरूर। व्यापारियों से पूछिए भैया सस्ते दाम में खरीदे ना, सस्ते दाम में बेचे ना। क्यों सरकार तो नहीं बेचती प्याज? हाँ सरकार बेचती है प्याज, तो सवाल व्यापारी से पूछ। ये वे लोग हैं जो देश की नीतियां बनाते हैं। सरकार रिफॉर्म की माला जप रही है, लेकिन प्याज की कीमतें सरकार के हर रिफॉर्म की परफॉर्मेंस बिगाड़ रही है। नीरज राय, मुंबई। तो एक बार फिर प्याज लोगों को रुला रहा है। खुदरा में ये 75 से 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। सरकार की तमाम चेतावनी और आश्वासन के बावजूद इसके दाम काबू में आते नहीं दिख रहे हैं। आखिर कौन है प्याज में आग लगाने का गुनाहगार? देश के सबसे बड़े थोक प्याज मार्केट नासिक के लासल गांव से हमारी संवाददाता स्मिता नायर की ये रिपोर्ट। ये है नासिक की लासल गांव मंडी, जो देश की प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी है। 2 हफ्ते तक प्याज के दाम काबू में रहने के बाद यहाँ पर फिर से दाम आसमान छू रहे हैं। यहाँ प्याज की थोक कीमत 5,450 रुपए प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुँच गई है। बारिश की वापसी और गणपति पूजा की वजह से मार्केट के बंद रहने को इसकी खास वजह माना जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आप खुद ही सुन लीजिए। जो व्यापारी उन पर छापे डालने की बात हो या फिर कोई जैसे निर्यात बंदी का जो कुछ अभी डिसीजन ले रहे वो डिसीजन हो, लेकिन ये गवर्नमेंट को पूरी तरह मालूमात है ऐसे चीजें करने से कोई भी रेट कम होने वाली नहीं है। यहाँ पे प्याज उपलब्ध ही नहीं है। One important reason for that is the political power which the APMC has over entire procurement of the onions. तो दिक्कत सप्लाई में नहीं है, बल्कि जमाखोरों के स्वार्थ का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के कारोबारियों के एक कार्टेल ने जून जुलाई में किसानों से 1500 रुपए क्विंटल के हिसाब से प्याज खरीदकर उसकी जमाखोरी कर ली थी और प्याज की कमी पैदा कर दी। जब मार्केट में प्याज की कमी हो गई तो उन कारोबारियों ने ही यही प्याज 4,500 रुपए क्विंटल पर बेचा, जो कि खुदरा में मंडियों में 75 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई की चेतावनी तो देती है, लेकिन आम लोगों को महंगे प्याज से राहत मिलती नहीं दिख रही है। जरूरत है उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की। स्मिता नायर, लासल गांव। हमारे साथ अब हैं जेएनयू के प्रोफेसर हिमांशु। हिमांशु, ये सब जानते हैं कि जो जमाखोर हैं, जो होर्डर्स हैं, उनकी वजह से प्याज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि सरकार को इसके बारे में पता ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। देखिए, सरकार को इसकी पूरी जानकारी है, पर मुझे निराशा इस बात से है कि जो सरकार आज के दिन में प्याज के दाम को काफ़ी एक हल्के तरीके से लेने की कोशिश कर रही है, वो शायद ये भूल गई है कि 1998 में जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार आई थी, वो इसी मुद्दे पे आई थी। बीजेपी सरकार हारी थी इसी मुद्दे पे, क्योंकि प्याज के भाव तब भी बढ़े थे। पर उसको अगर भूल भी जाएं तो अभी पिछले इस साल के जो 2 साल के जो उनका कार्यकाल है, इस दौरान ही 3 बार प्याज के दाम जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं।
दिसंबर 2010 और जनवरी 2011 के दौरान प्याज की कीमतें बढ़ गई थी, 100 रुपये के आसपास चल रही थी। 7 जनवरी 2011 को वित्त मंत्री ने रेड्स के ऑर्डर दिए और अगले दिन 8 जनवरी को प्याज की कीमतें जो 60% गिर गई। निश्चित रूप से सरकार को ये जानकारी है कि इस पे कालाबाजारी हो रही है, इस पे जो है वो सटोरिये लगे हुए हैं। सरकार की एजेंसी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे इंक्वायरी शुरू की, उस इंक्वायरी को स्कटल कर दिया गया। सरकार की कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बल्कि एक स्टडी रिपोर्ट को कमीशन किया, जो कि आइजैक बैंगलोर ने किया। बैंगलोर कर्नाटका और महाराष्ट्र के मंडियों की जांच करके सेकेंडरी डेटा पे, प्राइमरी डेटा पे ये रिपोर्ट सबमिट की गई इस साल के शुरू में। रिपोर्ट में बिल्कुल खुले तौर पर लिखा गया इसमें प्रोडक्शन शॉर्टफॉल को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाकई में रिपोर्ट्स की बात हो, जैसे आपने पूरे स्टैटिस्टिक्स बताए, सही बात है, लेकिन जो बहुत दुख की बात है, बहुत आश्चर्य की भी बात कह सकते हैं, हम आपको एक बार दोबारा सुनाते हैं। अभी एक बार आपने सुना कि जिस तरह से एक मंत्री यहाँ पर सिब्बल साहब रिएक्ट कर रहे हैं कि ये सरकार का काम नहीं है, जाइए जाके व्यापारियों से पूछिए। तो जो सरकार की मंशा है उस पर सवाल उठ जाता है। आइए एक बार फिर सुनते हैं। प्याज का रेट आज भी दिखाई दे रहा है कि 100 तक पहुंचने जा रहा है। तो व्यापारियों से पूछिए भैया, सस्ते दाम में खरीदे ना, सस्ते दाम में बेचे ना। क्यों सरकार तो नहीं बेचती प्याज? हाँ, सरकार बेचती है प्याज, तो सवाल व्यापारी से पूछ। यहाँ पर हिमांशु शायद इरिटेशन में कपिल सिब्बल ने ये कह दिया होगा, लेकिन सवाल तो बनता है किसकी जिम्मेदारी है? अगर सरकार को पता है कि जमाखोरी हो रही है तो उस पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी बनती है, ये कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी बनती है। 2005 में कृषि मंत्रालय ने ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जो एपीएमसी एक्ट है, इस एक्ट को रिफॉर्म करने की बात शुरू की थी। अब ये सरकार का कार्यकाल खत्म होने आ रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई थी कि जिस तरीके से जो एपीएमसी एक्ट के तरीके से कोई का इस्तेमाल करके जिस तरीके से एक कंट्रोल और कार्टेलाइजेशन किया जा रहा है प्याज के व्यापार को लेकर, अगर वो सरकार के शह से नहीं हो रहा है तो किसके शह से हो रहा है? सरकार प्याज का सारा मार्केट कंट्रोल करती है। जो स्टडी रिपोर्ट में भी मैं जिसके जिक्र कर रहा था, ये बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ था कि जो एक व्यापारी है वो 20% तक जो है पूरा का पूरा ट्रेड को कंट्रोल करता है। एवरेज एज जो है वहाँ के व्यापारियों की, एवरेज जो एक्सपीरियंस है जिसमें वो मंडी में काम कर रहे हैं, 20-20 साल तक है। इसका मतलब है कि ना नए व्यापारी उसमें घुस सकते हैं, पुराने व्यापारी उसमें नए लोगों को घुसने नहीं देते हैं, और वो जो है पूरा का पूरा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है प्राइसेस का, वो उसको कंट्रोल किए हुए हैं। अगर सरकार उसमें जो है वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है तो ये सरकार की पॉलिटिकल मजबूरी हो सकती है। इसको लेकर ये नहीं माना जा सकता है कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। ये जो बात है वो कोई मानने को तैयार नहीं होगा सरकार में, लेकिन बात यहीं पर आकर फंसती है कि पॉलिटिकल मजबूरी है या नहीं। शुक्रिया हिमांशु। विपिन, सवाल यहाँ पर है कि खाद्य सुरक्षा बिल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर दाव लगा रही है सरकार, क्या भूल रही है कि प्याज कितना उनको भी रुला सकता है? जी बिल्कुल, और शायद सरकार को इस बात का एहसास अभी नहीं तो आगे चलकर हो। और यहाँ पर वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिल्ली में शीला की वापसी होगी या चलेगा केजरीवाल का कमाल? आगे देखेंगे क्या निकल कर आए हिंदुस्तान टाइम्स की ओपिनियन पोल में। बने रहिए हमारे साथ। आज बॉन्ड बाइंग में मामूली कमी कर सकता है अमेरिकी फेडरल रिजर्व, लेकिन ब्याज दरें 0% के करीब ही रहने के आसार। थोड़ी देर में आ जाएगा फैसला। शेयर बाजार को फेड से ज्यादा सख्त फैसले की आशंका नहीं। सेंसेक्स निफ्टी में 1% की तेजी। सरकार का वित्तीय घाटा टारगेट से भी कम लाकर चौंकाने का इरादा। वित्त मंत्रालय ने सरकारी खर्च में कटौती का फॉर्मूला रखा। सरकार तो नहीं बेचती प्याज? हाँ, सरकार बेचती है प्याज, तो सवाल व्यापारी से पूछ। प्याज के ऊंचे दाम पर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है सरकार। जमाखोरी के बावजूद कृषि मंत्री ने कहा कि प्याज महंगा होने से किसानों को मिलेगा ज्यादा भाव। दिल्ली में चौथी बार भी शीला दीक्षित की सरकार बनने के आसार। आम आदमी पार्टी लाएगी बीजेपी के वोट में सेंध। हिंदुस्तान टाइम्स C4 के ओपिनियन पोल के नतीजे। कभी भी फट सकता है रियल्टी सेक्टर का बुलबुला। मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों में गिरे प्रॉपर्टी के दाम। आगे प्रॉपर्टी कीमत और घटने के आसार। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले लोगों की नजर है दिल्ली सरकार पर। दिसंबर में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सब जानना चाहते हैं कि दिल्ली के वोटर का मूड कैसा है। दिल्ली में चुनावी हवा किस दिशा में बह रही है, जानने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के लिए C4 ने 1 अगस्त में
10 सितंबर के बीच तक ओपिनियन पोल कराया है, जिसके नतीजे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार भी दिल्ली की गद्दी पर कांग्रेस का ही राज होगा और शीला दीक्षित चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज होंगी। कांग्रेस को 32 से 37 सीटें मिलने के आसार हैं, जबकि बीजेपी को 22 से 27 सीटें, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। और अगर वोट परसेंट की बात करें तो सर्वे से पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोटरों को खींच रही है। कांग्रेस को 34%, बीजेपी को 32% और आम आदमी पार्टी को 21% वोट मिलने का अनुमान है। दिल्ली में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा महंगाई। दूसरे बड़े मुद्दों में महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार और बिजली के दाम है। सर्वे के नतीजों का विश्लेषण करने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी चैनल IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर आशुतोष। इस ओपिनियन पोल से तो लग रहा है कि शीला की वापसी तय है, लेकिन जो देश भर में कांग्रेस के खिलाफ मूड बन रहा है, खास करके शहरी इलाकों में, उस संदर्भ में आप इस सर्वे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि यह कहना कि देश भर के अंदर मूड बन रहा है, इसलिए जो है वो दिल्ली में भी वही उसी तरीके का मूड है, यह कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की सरकार है, पिछले 15 सालों से सरकार है, और जो दिल्ली को अच्छी तरीके से जानते हैं उनको पता है कि पिछले 15 सालों में दिल्ली में काफी कुछ बदलाव आया, दिल्ली एक बेहतर शहर हुआ है, और इसका बहुत कुछ क्रेडिट जो है वो शीला दीक्षित को जाता है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनाव में आप पार्टी की भागीदारी, यानी अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है उसकी भागीदारी, जब इस सर्वे में यह पूछा गया कि अगर आपके वोटर से पूछा गया, अगर आप पार्टी नहीं होती तो आप किसको वोट देते, कांग्रेस को देते या बीजेपी को देते, तो आपके वोटर में से 54% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी को वोट देंगे। यानी कहीं ना कहीं जो आप है ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ रही है, उसके वोट काट रही है। क्योंकि जो हमारे सर्वे के मुताबिक, जो हिंदुस्तान टाइम्स का ओपिनियन पोल है, इसके मुताबिक कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो वोटों का प्रतिशत है वो 32% बीजेपी को है, 34% कांग्रेस को है, यानी सिर्फ 2 है। और अगर संघर्ष में नहीं होती तो यह फासला बढ़ भी सकता था और कम भी हो सकता था, लेकिन इस बात की उम्मीद ज्यादा थी कि ये इस फासले के मुताबिक आपके वोटर अगर बीजेपी को वोट देते तो वो कांग्रेस से आगे बढ़ जाती। यानी बात बिल्कुल स्पष्ट है, शीला दीक्षित ने पिछले 15 सालों के अंदर जो काम किया है उसकी तारीफ भी है, वो एक फायदा है, उनकी लीडरशिप की तारीफ है, उसका फायदा है, और आप पार्टी जो इस वक्त चुनाव मैदान में उतरी हुई है उसकी वजह से जो वोट कटवा की भूमिका आपकी है उसका फायदा इनको स्पष्ट तौर पर मिलता है। शुक्रिया आशुतोष। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आगे एयर एशिया पर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। और कब तक फूटेगा रियल्टी सेक्टर का बुलबुला, देखिए हमारी खास सीरीज की पहली रिपोर्ट इस ब्रेक के बाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने एयर एशिया मामले पर सरकार से जवाब मांगा है। आज कोर्ट में एयर एशिया को मिली मंजूरी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई थी। याचिका में स्वामी ने कहा है कि विदेशी एयरलाइंस के FDI के नाम पर सरकार एयर एशिया को ग्रीन फील्ड की मंजूरी दे रही है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिका में एयर एशिया को मिली मंजूरी पर जो सवाल उठाए गए हैं सरकार उनका जवाब दे। आइए सुनते हैं सुब्रमण्यम स्वामी का एयर एशिया को मिली मंजूरी पर क्या कहना है और क्या ऐतराज है। केस ऑफ एयर एशिया, it's not a question of foreign direct investment coming into India. This is allowing a further competition in India of a foreign airlines. And so this is, whatever may be the merits of doing so, the fact is that the cabinet note, which was adopted by the cabinet, made it very clear that this is only for the purpose of assisting our existing airlines recover financial losses by allowing foreigners to come and invest. And it doesn't extend to these kinds of what is called as greenfield airlines. मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी विधायकों को नहीं गिरफ्तार कर पाई पुलिस और मोदी को कर्नाटक के नेता येदियुरप्पा का साथ मिला। ऐसी खबरें देखिए सिर्फ 2 मिनट में। बीजेपी विधायक भारतेंदु सिंह और संगीत सोम पर दंगा भड़काने के मामले में वारंट जारी हो गया है। वारंट के बाद भी नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए विधानसभा के गेट पर खड़ी थी, लेकिन ये दोनों अपने दूसरे साथियों के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर तक चले गए और पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। बीजेपी नेता उमा भारती ने अपने पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी पर चेतावनी दी है। मुजफ्फरनगर दंगा मामले में प्रदेश के 16 नेताओं को वारंट जारी किए गए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को पूर्व बीजेपी नेता और केजेपी के अध्यक्ष येदियुरप्पा का समर्थन मिला है। येदियुरप्पा का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। उनकी पार्टी केजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का स्वागत किया है। येदियुरप्पा ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम अभी जेल में रहेंगे। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 1 अक्टूबर तक टल गई है। वहीं आसाराम के वकील राम जेठमलानी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में पीड़ित लड़की पर अभद्र टिप्पणी की शिकायत दर्ज की गई है। पंजाब के पूर्व डीजी ने ड्रग रैकेट पर चौंकाने वाले दावे किए हैं। पूर्व डीजी शशिकांत ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के राजनीतिक दलों के मंत्रियों पर ड्रग रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। अकाली दल और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए शशिकांत ने कहा है कि ड्रग्स के धंधे से आए पैसों को चुनाव में लगाया जाता है। हाईकोर्ट ने एक याचिका में शशिकांत को बुलाया था। अब कोर्ट ने पंजाब सरकार से आरोपों के जवाब मांगे हैं। सचिन तेंदुलकर को रिटायर होने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इंडियन सिलेक्टर्स के अध्यक्ष संदीप पाटिल ने सचिन को टेस्ट मैचों से संन्यास लेने के लिए किसी भी दबाव की खबरों को गलत बताया है। पाटिल ने कहा है कि वो मार्च में ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के बाद सचिन से नहीं मिले हैं। हालांकि खबरें हैं कि भारत वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज सचिन की आखिरी सीरीज होगी। प्रॉपर्टी बाजार की बुनियाद में अब दरारें साफ दिखने लगी हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई इलाकों में दाम गिरने शुरू हो गए हैं और तमाम जानकार आने वाले वक्त में बड़ी गिरावट की चेतावनी दे रहे हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक खास सीरीज जिसमें हम लेंगे पूरे देश के प्रॉपर्टी मार्केट का रियलिटी चेक। देखिए कविता कृष्णन की ये रिपोर्ट। मुंबई, दिल्ली सहित दूसरे इलाकों में आसमान छूती घरों की कीमतें जमीन पर आना शुरू हो गई हैं और ये सिलसिला लंबा चलने वाला है। कंसल्टेंसी फर्म वैलम कैपिटल ने तो प्रॉपर्टी कीमतों में बुलबुला फूटने तक का ऐलान कर दिया है और उनका कहना है कि अगले 18 महीनों में दाम 40% घटेंगे। वहीं ईडलवाइस कैपिटल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कीमतें कम से कम 15% गिरेंगी। वैलम कैपिटल के मुताबिक गिरावट के बाद 4 साल तक कीमतें जस की तस रहेंगी। द बैंक इज गोइंग टू आस्क बैक फॉर इट्स मनी। किधर ना किधर उनको हिट लेके डिस्ट्रेस सेल करके निकालना ही पड़ेगा पैसा, अगर एंड कंज्यूमर नहीं आ रहा है तो। दरअसल मार्केट के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, बिक्री लगातार घट रही है। लाइसिस फोरस के मुताबिक मुंबई में बिक्री 13% घटी है तो दिल्ली में 12% की कमी आई है, लेकिन मार्केट में आ रही सप्लाई थमती नहीं दिख रही है। सीबीआरई के मुताबिक साल के पहले 6 माही में 5 शहर में 65,000 यूनिट लॉन्च हुए, जिसका 88% सप्लाई मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में आ रही है, जबकि इन शहरों में पहले से काफी स्टॉक है। लाइसिस फोरस के मुताबिक दिल्ली में 38 महीने तो मुंबई में 48 महीने का स्टॉक बिकाऊ है। इसका असर कीमतों में भी दिख रहा है। नेशनल हाउसिंग बैंक या एनएचबी के इंडेक्स रेसिडेक्स में 85% शहरों के प्रॉपर्टी दाम में गिरावट दिखे तो हाल में आए सीबीआरई के रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले हिस्से में दिल्ली एनसीआर में कीमतें 9 से 12% घटे हैं तो मुंबई और बाहरी इलाकों में कीमत स्टेबल रहे। रिपोर्ट से साफ है कि इन शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगभग खत्म हो गया है। पिछले मंदी में बिल्डरों का मसीहा बने प्राइवेट इक्विटी फंड भी अब निवेश से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में जो जानकार और ब्रोकर है वो संकोच कर रहे हैं प्राइस क्रैश की बात मानने में, लेकिन वो ये जरूर मान रहे हैं कि कीमतों में करेक्शन होना शुरू हो गया है। आज जो बिल्डर जिस प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसी सेम प्रॉपर्टी सेम प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्टर्स फरीदाबाद में 25% कम भाव में दे रहा है, गुड़गांव में 15 से 20% कम में दे रहा है, नोएडा में 5 से 10% का करेक्शंस आज ऑलरेडी दिखना चालू हो गया। जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज में इन्वेस्टर मार्केट में अंदर आया था, 5 से 10 तक का डिस्काउंट वो देने को तैयार है बिल्डर के आस्किंग प्राइस से। जानकार सहमत है कि अब जो करेक्शन शुरू हुआ है मार्केट में वो लंबे समय तक चलेगा। लगभग सभी 18 महीने से 2 साल तक चलने वाले करेक्शन की बात कर रहे हैं और उनका मानना है कि इस दौरान कीमतें 25 से 30% घटेंगे। कविता कृष्णन, मुंबई। मंदी के जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग पसंद आ रहा है लोगों को। सोनी और ब्लैकबेरी ने लॉन्च किए नए स्मार्टफोन, पूरी डिटेल्स देखे बाद।
आर्थिक मंदी के इस दौर में भी लोग जमकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए अब छोटे और मझोले कारोबारी भी ई कॉमर्स का सहारा लेकर अपना कारोबार बढ़ाने की कोशिश में है। मशहूर ई कॉमर्स कंपनी ईबे इंडिया के मुताबिक अगले 2 साल में भारत में ऑनलाइन शॉपिंग 2 गुनी हो सकती है। एक तरफ जहां बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम खाली पड़े हैं, वहीं ऑनलाइन ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही है। शॉपिंग वेबसाइट ईबे इंडिया पर हर 30 सेकंड में मोबाइल एसेसरीज बिक रही हैं। हर मिनट कोई न कोई परफ्यूम या किचन का सामान बिक रहा है। हर 2 मिनट में मोबाइल हैंडसेट और कपड़े बिक रहे हैं। यही नहीं, ईबे देश में हर 22 मिनट में एक लैपटॉप और हर आधे घंटे में एक LED टीवी बेचने में कामयाब है। फिलहाल ईबे इंडिया के 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स हैं और इसकी पहुंच देश के 4000 से ज्यादा शहरों में है। कंपनी को उम्मीद है कि ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते रुझान के चलते जल्द ही यूजर्स की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। E-commerce by itself, I think, is very appropriate for India because it gives you a lot of selection, it gives you variety, it gives you price advantage. ऑनलाइन शॉपिंग में जोरदार बढ़त का ही नतीजा है कि अब छोटे और मझोले कारोबारी भी अपने बिजनेस को दुनिया भर में फैलाने के लिए ई कॉमर्स का सहारा ले रहे हैं। मंदी के इस दौर में ई कॉमर्स ऐसे कारोबारियों के लिए सस्ते में अपना बिजनेस बढ़ाने का भी बढ़िया जरिया साबित हो रहा है। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। इस पे बहुत मुश्किलें नहीं आती हैं क्योंकि कोई वॉक इन कस्टमर नहीं है, कोई कस्टमर माल नहीं खुलवाता है, सिर्फ फोटो देखता है और माल पसंद कर लेता है। देश में जैसे जैसे इंटरनेट सुविधाएं बेहतर होंगी, ईबे जैसी वेबसाइट और इसके जरिए अपना बिजनेस बढ़ाने को तैयार एंटरप्रेन्योर के लिए मौके भी बढ़ेंगे। मोबाइल कॉमर्स के पॉपुलर होने के बाद ऑनलाइन शॉपिंग का ये कारोबार और तेजी से बढ़ने की पूरी उम्मीद है। दीपाली नंदा, दिल्ली। कल सैमसंग ने अपने गैलेक्सी नोट 3 और अपनी गियर स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया, तो आज दिल्ली में सोनी ने अपने इस साल का फ्लैगशिप डिवाइस भारतीय बाजार में उतार दिया है। 45,000 रुपए के इस स्मार्टफोन में क्या खास है, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे टेक गुरु अंकित वेंगुर्लेकर। सोनी ने उसका ब्रांड न्यू फ्लैगशिप फोन Xperia Z1 आज दिल्ली में लॉन्च किया। बड़े शान और शौकत के साथ। क्या है Xperia Z1 में? सबसे पहले तो 5 इंच की गजब की फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन है, ट्राई लुमिनस डिस्प्ले जिसपे कलर्स, जो विविडिटी और जो आपको पंच मिलता है कलर्स का, इट्स ब्यूटीफुल। बट सबसे बड़ा कमाल है इस फोन में इसका कैमरा। पहली बार सोनी ने 20.7 मेगापिक्सल की लेंस रेजोल्यूशन वाला कैमरा इसमें डाला हुआ है। इसके अलावा बढ़िया क्वाड कोर प्रोसेसर है, 2 GB रैम है, Adreno 330 GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, जिससे तमाम हाई डेफिनेशन गेम्स आप बखूबी खेल सकते हैं। एंड जो फ्लैगशिप चीज है सोनी के उसके स्मार्टफोन्स में, ऑलमोस्ट पूरी तरह से वाटर रेजिस्टेंट है। आधे घंटे तक 1.5 मीटर पानी के अंदर Xperia Z वाटर प्रूफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट इज अ ह्यूज प्लस पॉइंट। डस्ट रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस एंड ऑफ कोर्स स्क्रैच रेजिस्टेंस इसकी बढ़िया डिस्प्ले की वजह से। एंड द कूल पार्ट इज कि लगभग 44,990 रुपए इसकी MRP है, यानी मार्केट ऑपरेटिंग प्राइस उससे थोड़ी कम आने वाली है। वी थिंक कैमरा के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से, लुक्स और डिजाइन के लिहाज से Xperia Z1 आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग प्रोपोजिशन है। जहां स्मार्टफोन्स की इस भीड़ में सैमसंग और सोनी जैसे दिग्गज अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स बाजार में उतार रहे हैं, वहीं एक जमाने में नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी पर आज की तारीख में खस्ता हाल। अब ब्लैकबेरी ने भी अपने नए 5 इंच के स्मार्टफोन ब्लैकबेरी Z30 को बाजार में उतार दिया है। इस टच स्क्रीन फोन में ब्लैकबेरी ने क्वाड-कोर प्रोसेसर दिया है। ब्लैकबेरी के मुताबिक Z30 25 घंटों की तगड़ी बैटरी लाइफ के साथ आता है। आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी के दृश्यों के साथ। नमस्कार।